हेलो स्टूडेंट्स हम अपने इस वीडियो लेक्चर में ईएमएफ इक्वेशन पढ़ेंगे जनरेटर की। बच्चों, ईएमएफ इक्वेशन जनरेटर की पढ़ने के पहले हम आपको रिवाइज कराना चाहते हैं जरा सा जो हमने ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर में पढ़ी हुई थी। बच्चों, जैसे हम वहाँ पे जब ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव कर रहे थे तो वहाँ पे हमने उन कंपोनेंट्स को कंसीडर किया हुआ था जिनका इन्वॉल्वमेंट था वहाँ पे इक्वेशन में। ऐसे ही बच्चों, जब हम जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे इक्वेशन में, हमें उन कंपोनेंट्स को पहले कंसीडर करना पड़ेगा। तो बच्चों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बच्चे सावधानी नहीं बरतते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं एग्ज़ाम में। जब वो ईएमएफ इक्वेशन देखते हैं तो वो जनरेटर की जब पूछता है तो वो ट्रांसफार्मर की कर देते हैं, जब ट्रांसफार्मर की पूछता है तो जनरेटर की कर देते हैं। तो बच्चों, आपको एग्जाम में बहुत ही सावधानी बरतनी है। जिस चीज़ की ईएमएफ इक्वेशन पूछे आपको उसी की ही इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो जब आपसे ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर की पूछे तो ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करें एग्जाम में। जब आपसे जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन पूछे तब आप जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करें। तो बच्चों, जनरेटर की जो ईएमएफ इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ई इंड्यूस ईएमएफ या जनरेटेड ईएमएफ जिसको हम बोलेंगे, चूंकि जनरेटर है या जनरेटेड है इसलिए उसको ईजी से डिनोट कर रहे हैं। तो बच्चे, जो जनरेटेड ईएमएफ जनरेटर का होगा उसको ईजी से डिनोट करेंगे, जिसकी वैल्यू होगी एन स्पीड होगी किसकी, आर्मेचर की। पी पोल्स होंगे, नंबर ऑफ पोल्स। फाई आपका फ्लक्स होगा। जेड टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स होंगे। 60 कांस्टेंट होगा। ए नंबर ऑफ पैरेलल पास होंगे। और चूंकि बच्चों आप जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है उसकी यूनिट वोल्ट होती है, इसीलिए जो फाइनल रिजल्ट होगा वो वोल्ट के टर्म में होगा। तो बच्चों, जो फाइनल रिजल्ट होगा जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन का वो होगा Eg = NP phi Z upon 60 × A। तो बच्चों, ये रिजल्ट आपको ड्राइव करने के पहले सबसे पहले हमें कंपोनेंट्स को कंसीडर करना होगा, उन कंपोनेंट्स को कंसीडर करना होगा जिनका इन्वॉल्वमेंट है इक्वेशन में। तो बच्चों, जब आपके दिमाग में ये रिजल्ट होता है तो आप इस रिजल्ट से ही कंपोनेंट को आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो बच्चों, ये रिजल्ट आपको लाना है तो इसके लिए देखो हमें इन कंपोनेंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा, इसीलिए हमने उसको लिखा है लेट। फाई आपका फ्लक्स होगा प्रोड्यूस बाय ईच पोल। एक पोल पे कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो आपका फाई होगा। फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, इसीलिए हमने इसको वेबर में एक्सप्रेस किया हुआ है। एन क्या होगा बच्चों, स्पीड होगी किसकी, आर्मेचर की। स्पीड को बच्चों हम लोग आरपीएम में मेजर करते हैं, इसीलिए उसको आरपीएम लिखा हुआ है। तो एन होगी स्पीड ऑफ आर्मेचर इन आरपीएम। पी आपके नंबर ऑफ पोल्स होंगे। जेड टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स होंगे, आर्मेचर में जितने टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे उनको जेड से डिनोट करेंगे। ए नंबर ऑफ पैरेलल पास कहलाएगा, नंबर ऑफ पैरेलल पास को ए से डिनोट करेंगे। जो नंबर ऑफ पैरेलल पास होंगे वो दो तरीके से वेरी करेंगे। अगर आपसे लैप वाइंडिंग बोलेगा तो ए = P हो जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ पैरेलल पास की वैल्यू नंबर ऑफ पोल्स के बराबर हो जाएगी। जब आपसे लैप वाइंडिंग के लिए बोलेगा तो ए = P, जब आपसे वेव वाइंडिंग के लिए बोलेगा तो ए = 2। तो बच्चों, आपसे ईएमएफ इक्वेशन जनरेटर की कभी कभी आपसे लैप वाइंडिंग के लिए ड्राइव करने को कहता है, कभी कभी वेव वाइंडिंग के लिए ड्राइव करने को कहता है। तो बच्चों, आपके पास जो ये फाइनल रिजल्ट होता है इसी रिजल्ट में हम ए की वैल्यू लैप वाइंडिंग के लिए P यूज़ कर लेते हैं, जब आपसे वेव के लिए कहता है तो ए की वैल्यू 2 यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों, जरा यहाँ पे हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। लैप और वेव में हम कैसे याद रखेंगे कि लैप के लिए ए = P होता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे लैप में P आ रहा होता है इसीलिए ए = P हो जाएगा और वेव में ए = 2 हो जाएगा। तो बच्चों, ये पैरामीटर्स हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट है किसमें, ईएमएफ इक्वेशन में जनरेटर की। अब बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने ट्रांसफार्मर्स में डेरिवेशन किया हुआ था, जरा सा उसी को हम यहाँ पे हल्का सा रिवाइज भी करते जाएंगे ताकि आपके दोनों जो डेरिवेशन हैं ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन और जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन वो दोनों मिक्सअप ना हो, आप दोनों में डिफरेंस जान पाएं। इसीलिए साथ ही साथ हम उस इक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जैसे हम वहाँ पे ट्रांसफार्मर में क्या कर रहे थे, फैराडे लॉ से ही ईएमएफ निकाल रहे थे। कितने कंडक्टर का निकाल रहे थे, कितने कॉइल का निकाल रहे थे, एक कॉइल का निकाल रहे थे। और बच्चों, एक कॉइल का जब हम ईएमएफ निकाल ले रहे थे तो वो ईएमएफ कैसे ईएमएफ कहला रहा था, एवरेज ईएमएफ कहला रहा था। तो ऐसे ही बच्चों, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स जेड हैं। हम टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जेड के लिए ना निकाल के हम लोग पहले यह देखेंगे कि एक कंडक्टर में कितना ईएमएफ जनरेट होगा। तो बच्चों, यहाँ भी हम लोग फैराडे लॉ का यूज़ करेंगे, क्योंकि फैराडे लॉ ही एप्लीकेबल होने के बाद आपको इंड्यूस ईएमएफ मिलता है। तो फैराडे लॉ से चूंकि आपका ईएमएफ जनरेट होता है, इसीलिए आप यहाँ पे फैराडे लॉ
यूज़ कर रहे होते हो तो हम बच्चों यहाँ पे फैराडे लॉ यूज़ करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ कैसा ईएमएफ होगा जब हम एक कंडक्टर के लिए निकालेंगे, चूंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स Z हैं, जब हम एक कंडक्टर का निकालेंगे तो बच्चों वो एवरेज ईएमएफ होगा, जिसको हम शॉर्टकट में एवीजी कहेंगे, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ कितने कंडक्टर का, इन वन कंडक्टर। तो बच्चों इंड्यूस ईएमएफ को ई से डिनोट कर लिया और इंड्यूस ईएमएफ वन कंडक्टर का फार्मूला हो गया d∅dt। वैसे फार्मूला बच्चों n d∅dt होता है, लेकिन वन कंडक्टर के लिए n की वैल्यू 1 हो गई, d∅dt। d∅ को बच्चों हम लोग चेंज इन फ्लक्स कहते हैं, dt इस फ्लक्स को चेंज होने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज फ्लक्स। तो बच्चों इस तरीके से आपका फार्मूला हो गया, जैसे ट्रांसफार्मर के केस में यूज करते थे। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे वहाँ पे हम लोग एक टर्न में निकालते थे कितना ईएमएफ जनरेट होगा, यहाँ पे एक कंडक्टर में हम लोग ईएमएफ कितना जनरेट होगा ये निकालेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग वहाँ पे ट्रांसफार्मर के केस में क्या कर रहे थे, चेंज इन फ्लक्स और टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज फ्लक्स हम लोग क्वार्टर साइकिल का डेटा यूज कर रहे थे। क्वार्टर साइकिल में हमारा फ्लक्स जितना चेंज हो रहा था 5m-0, क्वार्टर साइकिल में जो टाइम लग रहा था 1/4f वो यूज कर रहे थे। लेकिन बच्चों हम लोग यहाँ पे जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन में क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे आपका आर्मेचर जो है वो रोटेट कर रहा होगा, तो हम लोग जब रोटेट करने की बात करते हैं तो इस तरीके से एक चक्कर की बात करेंगे। तो एक चक्कर को हम लोग 1 रिवोल्यूशन बोलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक रिवोल्यूशन का डेटा लेंगे, एक रिवोल्यूशन का डेटा अपने इस फार्मूले में यूज कर लेंगे। क्यों बच्चों एक रिवोल्यूशन में, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे वो पोल्स कट कर लिए जाएंगे, एक ही रिवोल्यूशन में सारे पोल्स आपके कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे फ्लक्स के। तो इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे एक रिवोल्यूशन का डेटा यूज करेंगे। तो टेकिंग 1 रिवोल्यूशन में बच्चों जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, P × φ। क्यों बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो P हैं और फ्लक्स आपका फाई है। तो आपका जो फाई है वो P पोल्स को कट करेगा, या आपका P पोल्स फाई के द्वारा कट करा जाएगा। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, P × φ। अब बच्चों एक रिवोल्यूशन में टाइम कितना लगेगा, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे जो स्पीड है वो n है आर्मेचर की। अब बच्चों जब हम एक रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो एक रिवोल्यूशन में 60 सेकेंड होते हैं। तो एक रिवोल्यूशन की जो स्पीड निकल के आ गई वो 60 अपॉन जो टोटल स्पीड थी n। तो एक रिवोल्यूशन की बच्चों जो स्पीड निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 60 अपॉन n। तो बच्चों अब हम कुछ नहीं करेंगे, एक रिवोल्यूशन का डेटा हम लोग अपने इस फार्मूले में यूज करेंगे। तो फैराडे लॉ से बच्चों हम लोगों ने क्या करा, एक कंडक्टर में कितना ईएमएफ जनरेट होगा वो निकाल लिया, यहाँ पे फार्मूला यूज कर लिया, E=d∅dt। अब एक रिवोल्यूशन का हम लोगों ने डेटा यूज कर लिया इस फार्मूले में। तो एक रिवोल्यूशन में चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया, P∅। एक रिवोल्यूशन में टाइम कितना हो गया, 60 अपॉन n। तो बच्चों अब ये डेटा हम लोग इस फार्मूले में यूज कर लेंगे, फैराडे लॉ वाले फार्मूले में। तो एवरेज ईएमएफ इन वन कंडक्टर इज एक रिवोल्यूशन में चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया बच्चों, P∅ यूज करा। एक रिवोल्यूशन में टाइम कितना हो गया, 60 अपॉन n यूज करा। तो अब बच्चों n ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से E हो जाएगा n/P∅/60। तो बच्चों वहां भी ट्रांसफार्मर की भी ईएमएफ इक्वेशन में हम क्वार्टर साइकिल का डेटा यूज कर रहे थे, यहाँ भी। अब बच्चों चूंकि हम लोग यहाँ पे डीसी मशीन पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों को जो एवरेज ईएमएफ मिल रहा था उसको हम लोग ट्रांसफार्मर में आरएमएस में चेंज कर रहे थे 1.11 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे आरएमएस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डीसी मशीन पढ़ रहे हैं। तो डीसी मशीन पढ़ रहे हैं इसीलिए हमें इसमें अब हमें आरएमएस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक कंडक्टर का ईएमएफ है। अब अपने पास बच्चों देखो टोटल कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, Z कंडक्टर्स हैं, और वो जो Z कंडक्टर्स हैं वो किससे सब्जेक्टेड होंगे, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ से सब्जेक्टेड होंगे। तो टोटल कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा बच्चों, पर मतलब अपॉन। तो कंडक्टर पर पैरेलल पाथ जब कहेंगे तो Z/A। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों अब हमारे पास जो टोटल कंडक्टर्स हैं वो Z हैं, किससे सब्जेक्टेड हैं, सब्जेक्टेड विद A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। सो Z/A को बच्चों क्या बोलेंगे, कंडक्टर, अपॉन को कहते हैं पर, A को कहते हैं पैरेलल पास। तो Z/A को बोलेंगे कंडक्टर पर पैरेलल पास। तो बच्चों अपने पास चूंकि Z टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, A नंबर ऑफ पैरेलल पास से सब्जेक्टेड है, सो Z/A नंबर ऑफ कंडक्टर्स आपके सीरीज में होंगे। इसीलिए अब जो टोटल जनरेटेड ईएमएफ होगा जनरेटर का, जिसको हम EG बोलेंगे, अब हम क्या करेंगे, Z/A से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। जो 1 में था ईएमएफ जनरेट हो रहा था उसको Z/A से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका टोटल ईएमएफ निकल के आ जाएगा Z कंडक्टर्स का। तो बच्चों हमने Z/A से मल्टीप्लाई कर लिया, एक कंडक्टर में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा था टोटल के लिए हमने उसको Z/A से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब ईएमएफ जनरेटर का जो हो के निकल के आया वो कितना आया, N/P∅Z/60।
60A। अब बच्चों वोल्टेज की यूनिट वोल्ट्स होती है, तो ये आपका रिलेशन आ गया E is equals to NP5Z/60A। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान डेरिवेशन था। कुछ नहीं, आपने कंपोनेंट्स कंसीडर करें। कंपोनेंट कंसीडर करने के बाद क्या करा, आपने फैराडे लॉ का यूज करा एक कंडक्टर के लिए, फार्मूला है d∅dt। बच्चों आपने क्या करा, फिर एक रिलेशन का डेटा यूज करा, एक रिलेशन में चेंज इन फ्लक्स p∅, एक रिलेशन का टाइम 60/n आपने यूज करा, तो इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब बच्चों ये एक कंडक्टर का निकल के आया, आपको Z कंडक्टर के लिए चाहिए तो आपने Z/A से मल्टीप्लाई कर लिया इसमें, तो इस तरीके से Z/A कंडक्टर पर पैरेलल पाथ से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका टोटल जनरेटर का EMF निकल के आ गया। अब बच्चों देखो, आपसे एग्जाम में कहेगा कि जो जनरेटर का EMF निकालो वो लैप वाइंडिंग के लिए निकालो या वेव वाइंडिंग के लिए निकालो। तो बच्चों लैप वाइंडिंग की कंडीशन क्या होती है, लैप वाइंडिंग के लिए A इक्वल्स टू P होता है। तो आप इसी रिलेशन में A की वैल्यू P के बराबर यूज कर लेंगे, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर, तो आपका P से P कैंसिल हो जाएगा। जब A इक्वल्स टू P यूज करेंगे तो P और ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों आपका रिजल्ट हो जाएगा N∅Z/60। तो इस तरीके से आपका अब यहाँ पे A नहीं रहेगा, इस तरीके से हो जाएगा N∅Z/60। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों लैप वाइंडिंग के लिए। जब बच्चों हम वेव वाइंडिंग की बात करेंगे तो इस तरीके से वेव वाइंडिंग के लिए क्या होता है आपका, वेव वाइंडिंग फॉर वेव वाइंडिंग A इक्वल्स टू बच्चों कितना हो जाएगा, A इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो आपने क्या करा, वही A की जगह जब 2 यूज करा तो 60 × 2 120 हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा Np∅Z/120 वोल्ट। तो बच्चे हमें रिजल्ट जो है वो लैप और वेव के लिए अलग अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। हम फाइनल रिजल्ट E इक्वल्स टू Np∅Z/60 जनरेटर की इक्वेशन दिमाग में रखेंगे। जब हमसे लैप वाइंडिंग कहेगा तो हम इसी रिजल्ट में A इक्वल्स टू P यूज कर लेंगे, जब हमसे वेव वाइंडिंग कहेगा तो हम इसी रिजल्ट में A इक्वल्स टू 2 यूज कर लेंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा लैप और वेव के लिए। बच्चों इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स की भी स्टडी कर लेना। बाकी अगला टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।